नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द बोर्ड स्टडी में। हमारा सेकंड चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 को, जो आपके नोट्स में है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, आपके एमपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड से ना डायरेक्ट पूछा जाता है। डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, दो तरीके से पूछा जाएगा इसमें। हमने क्वेश्चन में ये लिखा हुआ ना, कहाँ गया क्वेश्चन, इधर है, कहाँ गया, फिर गायब हो गया। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, राइट देयर फैक्टर अफेक्टिंग, कि भाई कौन कौन से फैक्टर जैसे अफेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम डिज़ाइन करते हैं भाई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसा रहता है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऐसा रहता है कि इसमें हम दो रेक्टेंगुलर प्लेट्स लेते हैं, है ना। दो रेक्टेंगुलर प्लेट्स मतलब चौकोर प्लेट रहती है, हमने इस बोर्ड के परपेंडिकुलर रखी हुई, इसलिए हमें केवल उनका साइड का फेस दिख रहा है ना, जिन्हें एक दूसरे से बहुत कम डिस्टेंस पर रखा जाता है। और वो डिस्टेंस कितनी रहती है, डी डिस्टेंस हम जनरली मान कर चलते हैं। प्लेट बन जा, ठीक है। तो प्लेट है ना, इनको एक बहुत कम डिस्टेंस से सेपरेट करके रखा जाता है। इस प्लेट को नाम दे देते हैं एक्स प्लेट, और ये दोनों मेटेलिक प्लेट्स हैं, एक दूसरे से बहुत कम डिस्टेंस, इट मीन्स डी डिस्टेंस से सेपरेट, है ना। दोनों का एरिया सेम है। दोनों का एरिया क्या है, तो दोनों प्लेट का एरिया हमने कंसीडर कर लिया कि भाई ए एरिया है इनका, है ना। अब हमने क्या किया, ये जो हमारी ये वाली प्लेट है, जो एक्स प्लेट है, इस एक्स प्लेट को हमने क्या दिया हुआ है, एक अमाउंट ऑफ चार्ज दिया हुआ है क्यू। ठीक है, तो जैसे इसे क्यू चार्ज देंगे, पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इक्वली। और इलेक्ट्रिक इंडक्शन के कारण सामने वाली प्लेट पर क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इनर साइड पर, और आउटर साइड पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन इसे हम क्या कर देंगे, अर्थ कर देंगे, तो इसका जो सारा पॉजिटिव चार्ज है वो अर्थ में चला जाएगा, है ना। ये हमने अर्थ कर दिया, इसे अर्थिंग दे दिया, है ना। अब देखो इस प्लेट के अंदर क्या हुआ, एक हिस्से पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया, एक हिस्से पर नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव, समझते ना। पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, नेगेटिव में एंटर कर जाएंगी या एंड हो जाएगी। और ये थोड़ा सा अच्छा लगे इसलिए इसमें ऐसी डिज़ाइन दे देते हैं अपन, है ना। बाकी इसका कोई ऐसा स्पेशल वो नहीं, केवल क्या डायग्राम अच्छा। तो ये आपका क्या बन चुका है, तो तैयार है आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इतना बात आई समझ में, इतना ही हमने उसमें लिख रखा है कि दो रेक्टेंगुलर प्लेट को एक दूसरे से फाइनाइट डिस्टेंस पर हम सेपरेट करके रखते हैं, तो इस डिवाइस को हम क्या बोलेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हमने 3 टाइप ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिखे हैं, जिसमें पहला था रेक्टेंगुलर प्लेट कैपेसिटर। तो यही आपके सिलेबस में वही हमने यहाँ सॉल्व करना। इसकी कैपेसिटेंस की हम बात करते हैं, तो इसमें अब हमने प्लेट को क्यू चार्ज दिया हुआ है, और प्लेट का एरिया क्या माना हुआ है हमने, ए, है ना। तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी भी होगी, तो हम दो चीज़ मान लेते हैं, लेट एरिया ऑफ प्लेट्स इज ए, एंड भाई दोनों प्लेट एक जैसी है तो दोनों का एरिया सेम रहेगा, एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से, बी सिग्मा। क्या मान ली हमने, सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों की सिग्मा ही रहने वाली, है ना। अब आप लोगों को पता है, हमने फर्स्ट चैप्टर में एक आइसोलेटेड प्लेट के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फाइंड आउट किया था। गॉस थ्योरम की सेकंड एप्लीकेशन है कि एक यूनिफॉर्म चार्ज प्लेट के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर हम ये जो हमने एक्स प्लेट मानी है, इस एक्स प्लेट के कारण क्या फाइंड आउट करते हैं हम, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करते हैं ना। तो हम यहाँ मान लेते हैं लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर पूरा लिख दो, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट एक्स। भाई एक्स के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिनोट कर देते हैं ई ए से। किससे डिनोट कर रहा है, ये से। वेक्टर क्वांटिटी होती है इसलिए वेक्टर लगा दिया। वहाँ पर फॉर्मूला निकल के आया था आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज़ द सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना। जहाँ पर सिग्मा क्या था,
तो इसे हिंदी में बोलेंगे हम पृष्ठीय आवेश घनत्व। और एप्सिलॉन नोट क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम, है ना, वायु और निर्वात की विद्युतशीलता जिसे हम बोलते हैं ना। यूट्यूब पर क्या होता है, हिंदी मीडियम के बच्चे भी देखते हैं, तो फिर बाद में कमेंट्स कर, तो मुझे ध्यान आ गया, अब जो भी मैं बोलूँगा वो हिंदी में भी बोल दूँगा। तो हमने एक्स प्लेट के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये निकली हमने। उसी तरह अगर हम बात करें, इफ़ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर लेट वर्ड का यूज़ करो, लेट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट y, इसे हम डिनोट कर देते हैं ई वी से। सो ई वी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट ही रहेगा, है ना, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी इसलिए माइनस प्लस का कोई लफड़ा रहेगा, है ना। अब देखो, अब इन दोनों प्लेट के कारण ही हमें मिड में देखनी है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है ना, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें फाइंड आउट करना है सबसे पहले। सो हम लिखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, देन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। नेट को फाइंड आउट करने के लिए क्या करें? दोनों को जोड़ देते हैं। सो ई इक्वल टू क्या आ जाएगा? ई ए प्लस, इक्वेशन से वैल्यू पुट कर देंगे। ई ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, प्लस ई वी की वैल्यू क्या है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। देखो ये भी आधा है, आधा आधा मिलके एक हो जाएगा। नहीं आया समझ में? चलो हम बताते हैं, कहाँ बताएं, यहीं बता देते हैं, है ना। तो देखो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? दोनों का एलसीएम 2 एप्सिलॉन नोट, एलसीएम 2 एप्सिलॉन नोट, ऊपर भी सिग्मा प्लस इधर भी सिग्मा, सिग्मा सिग्मा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। नहीं आया समझ में? आ गया ना 2 से। तो फाइनली आपकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी? तो ये ई की वैल्यू आ गई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। मतलब इन दोनों प्लेट के बीच में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी? वो इतनी। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की, है ना। तो दोनों प्लेटों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो हमने एक और फॉर्मूला किया हुआ सेकंड चैप्टर के स्टार्टिंग में, जिसे हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, किया था हमने वहाँ। तो हम निकालेंगे नाउ इफ द potential difference between the plates is V, क्या मान लिया हमने? पोटेंशियल डिफरेंस V मान लिया। तो डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला होता है E इक्वल टू V, और दोनों प्लेट के बीच में जितनी डिस्टेंस है तो D। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट से आया था, वहाँ कुछ ऐसा फॉर्मूला आता है आपका E इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। तो हमने बोला था x डिस्टेंस रहती है, और हम जनरली ये E और डी वी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट हो रही। तो हम डायरेक्ट यहाँ ऊपर से V ले लेते हैं, और दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंस अभी हमारी इस कंडीशन में क्या है? D। बाकी आपको सीधा याद रखना है कि E इक्वल टू वी अपॉन डी होता है, हर जगह यही वाला रिलेशन हमें काम है ना। तो अब यहाँ से देखो, ये भी E के इक्वल आया, और हमारी ये इक्वेशन भी इक्वल है E के। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। दोनों को कंपेयर करा दे बाय कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो देखो इधर से क्या आ जाएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, और इधर से क्या आ जाएगा? V अपॉन डी। अरे दोनों को कंपेयर करवा दिया, ये भी E के बराबर है, ये भी E के बराबर, तो E अपॉन एप्सिलॉन नोट V अपॉन डी के बराबर होगा। यहाँ से हमें V की वैल्यू निकालनी है, तो सिग्मा, अच्छा इस D को इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा? सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन नोट बराबर V। इसे थोड़ा सा पलट के लिख दो, और इसे लिख सकते हैं V इक्वल टू सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन नोट, है ना। तो ये हमारी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है। हमें फाइनली फाइंड आउट क्या करना है? कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है ना, इस कैपेसिटर का। नाउ कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होगा वो हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो फॉर्मूला होता है आपका C इक्वल टू Q अपॉन V। ये कैपेसिटेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ना। पुटिंग द वैल्यू ऑफ V, भाई V की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं।
तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इक्वल टू हो जाएगा Q तो ऐसा का ऐसा ही आपका है ना, और इसकी जगह आ जाएगा सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन नोट, है ना, बटे का बटा पलटेगा तो एप्सिलॉन नोट ऊपर, तो C इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, C इक्वल टू आ जाएगा Q एप्सिलॉन नोट अपॉन सिग्मा D। यहाँ तक आया समझ में, ठीक है ना, आप लोगों को भी दिख रहा होगा, ठीक है, यूट्यूब वालों को भी दिख रहा है बराबर। अब देखो यहाँ पर ये जो सिग्मा है, सिग्मा क्या है, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इसका एक फॉर्मूला होता है, जितना आपने चार्ज दिया है वो और उसके बटे में जितना प्लेट का एरिया है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, कहाँ लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो भाई यूट्यूब वालों, हम ये वाला एरिया मिटा देते हैं ना। तो यहाँ देखिए इसके ऊपर हम लिख देंगे बट सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसका फॉर्मूला होता है Q अपॉन A, ठीक है, रख दें वैल्यू वहाँ पर उस इक्वेशन में। सो नाउ C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q एप्सिलॉन नोट तो ऊपर है ही सही, सिग्मा है ये, यहाँ ये सिग्मा, इस सिग्मा की जगह क्या रख दूंगा Q अपॉन A, और साथ में क्या चल रहा है D, इस Q से Q कैंसिल, इस A को बटे का बटा पलटेगा तो ऊपर पहुंच जाएगा, तो C इक्वल टू आ जाएगा A एप्सिलॉन नोट अपॉन D, एंड दिस इज योर फाइनल फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, जहाँ पर C उसका कैपेसिटेंस शो कर रहा है, A इज द एरिया ऑफ प्लेट, किसी भी प्लेट का क्षेत्रफल, एप्सिलॉन नोट परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम, एंड D सेपरेशन बिटवीन दी प्लेट्स या डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट, दोनों प्लेट के बीच की दूरी, है ना। अब इसमें नोट्स में एक छोटी सी हम मिस्टेक कराए हैं, तो वो आप सही कर लेना अभी, ठीक है, ये थोड़ा सा और मिटा देता हूँ। हमने उसमें एक कंडीशन लिखी है स्पेशल केस करके, है ना, स्पेशल केस करके एक हमने वहाँ कंडीशन लिखी हुई है, तो उस स्पेशल कंडीशन में थोड़ा सा आप करेक्शन कर लेना। स्पेशल कंडीशन में हमने बोला है if any dielectric medium present the between the plates, if any dielectric medium is present between the plates, between the, कि भाई दोनों प्लेट के बीच में अगर हमको एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दें तो क्या हो जाएगा, तो इस एप्सिलॉन नोट की में हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, K का। जब भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम की बात करेंगे हम, तो इस एप्सिलॉन नोट के साथ K रख देना है बस, है ना। तो C इक्वल टू आपका फाइनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A, इसके साथ K लगा दो, एप्सिलॉन नोट अपॉन D, है ना। तो ये करेक्ट कर लो, वहाँ हमने क्या किया हुआ, वहाँ इस D के साथ एप्सिलॉन R लगा दिया, वो एप्सिलॉन R ऊपर लगाने का रहता, पर आप एप्सिलॉन R ना लगा कर किसको यूज़ करो, K को यूज़ करो, है ना। तो ये YouTube वाले बच्चे जिन लोगों ने भी नोट्स अगर परचेस किए हुए हैं, तो ये वाला थोड़ा करेक्शन कर लो, है ना। यहाँ एप्सिलॉन नोट R लिखा रहा होगा स्पेशल कंडीशन में, तो उसको काट के और ऊपर K लगाओ उसको, जहाँ पर K क्या है, वेयर K इज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, ठीक है, मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। अब हम बात करते हैं इसके फैक्टर अफेक्टिंग की, तो एक बार आप लोग इसे देख लीजिए अच्छे से। तो हम देखते हैं इसके फैक्टर अफेक्टिंग, ठीक है, कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी को अफेक्ट करेंगे, तो वो हमें फॉर्मूला इसे मिल जाएगा, ठीक है। देखना फाइनल फार्मूला हमारा ये वाला आया, इसे लिखा रहने देते हैं, ये वाला फार्मूला, ठीक है। इस फार्मूले से बात करेंगे हम, तो हम बात कर रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, फैक्टर अफेक्टिंग। फैक्टर अफेक्टिंग मतलब हिंदी में बोलेंगे इसे कि पैरेलल प्लेट मतलब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, है ना, प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक,
है ना। तो सबसे पहले हमें दिख रहा है इसमें, अगर हम बात करें तो चलो पॉइंट टू पॉइंट बात कर लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स, पहला कौन सा फैक्टर होगा? डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स, दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी। हिंदी वाले नोट्स में देख लेना लिखा हुआ। अब दोनों के मध्य की दूरी क्या है? डी। फॉर्मूले से हमें पता है कैसा रिलेशन आ रहा है, तो ये रिलेशन आ रहा है सी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, सी व्युत्क्रमानुपाती है डी के। और अगर ऐसा रिलेशन हुआ तो हम जानते हैं जैसे जैसे डी की वैल्यू आप इंक्रीज करोगे वैसे वैसे कैपेसिटेंस की वैल्यू डिक्रीज होगी, या फिर इसका उल्टा बोल दो कि जैसे जैसे डी की वैल्यू डिक्रीज करोगे वैसे वैसे कैपेसिटेंस। अब डी को डिक्रीज करने से मतलब है कि जैसे जैसे इनका सेपरेशन कम करोगे, इनके बीच की डिस्टेंस जितनी ज़्यादा कम करते जाओगे उसका कैपेसिटेंस उतना ही ज़्यादा इंक्रीज होता जाए। इसलिए कैपेसिटर में क्या कोशिश की जाती है कि प्लेटों के बीच की दूरी क्या हो? बहुत कम हो, बहुत कम, क्योंकि जैसे जैसे प्लेट के बीच की डिस्टेंस कम हो रही वैसे वैसे कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रहा है। और हम तो यही चाहते हैं भाई कि कैपेसिटर के कैपेसिटी इंक्रीज, है ना, मोस्ट ऑफ द कंडीशन। दूसरा हम देखें तो एरिया ऑफ प्लेट्स, ठीक है, द ऑन द इफेक्टिव एरिया ऑफ द प्लेट्स, ऑन द इफेक्टिव एरिया ऑफ द प्लेट्स, ऑन द इफेक्टिव एरिया ऑफ द प्लेट्स। भाई दोनों प्लेट का जो एरिया, इफेक्टिव एरिया से मतलब ऐसा एरिया जो हमारे काम में आ रहा है, जिसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही। तो हमें दिख रहा है कैसा रिलेशन है सी और ए में, देन सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। भाई सी सीधे ही तो समानुपाती हो रहा है कि दोनों ऊपर है, मतलब जैसे जैसे आप प्लेट का क्या बढ़ाओगे, एरिया इंक्रीज करोगे वैसे वैसे उसका कैपेसिटेंस भी इंक्रीज, मतलब जैसे जैसे क्षेत्रफल में वृद्धि करोगे उसकी धारिता भी बढ़ती जाएगी, है ना। ऑन इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ कैपेसिटेंस, द एरिया ऑफ प्लेट, ऑन इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ प्लेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है। थर्ड पॉइंट रहता है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। कैसे पूछा जाता है मैं बताऊंगा। तो ये के भी दिख रहा है हमें, है ना, तो के कर कैसे है, तो ऑन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, ऑन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, माध्यम के परावैद्युतांक पर। हमें दिख रहा है इनमें भी सीधा संबंध है, मतलब C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K। मतलब अगर कोई सा डाइलेक्ट्रिक मीडियम बीच रखा हुआ है तो K की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, और जैसे जैसे K की वैल्यू इंक्रीज होती है वैसे वैसे कैपेसिटेंस भी इंक्रीज होता है। इसका मतलब यह है कि अगर हम कोई सा अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दें दोनों प्लेट के बीच में तो हमारा कैपेसिटेंस, तो कभी कभी एग्जाम में ऐसा पूछ लिया जाता है, पहले तो ऐसे पूछ लेंगे डेराइव द एक्सप्रेशन ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बाद में एक लाइन जोड़ देंगे व्हाट हैपेंड व्हेन वी प्लेस्ड अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, कि अगर दोनों प्लेट के बीच में अगर हमने कोई परावैद्युत माध्यम या डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया है तो क्या होगा। तो उसमें हमें लिख देना लास्ट में ये वाला पॉइंट लिख के कि सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, और फिर हम लिख देंगे कि भाई अगर कोई सा डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा हुआ है तो उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, है ना। तो ऐसा हमें थोड़ा सा ध्यान रखना, लिख भी रखा होगा हमने। हेंस इट इज क्लियर दैट इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस द इलेक्ट्रिक कैपेसिटी विल बी इंक्रीजेस, ठीक है। तो ये थे फैक्टर अफेक्टिंग। एप्सिलॉन नॉट तो भाई कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू तो फिक्स है ना, उससे कोई अंतर पड़ना नहीं, जो है वही रहेगा, है ना, वो वेरिएबल नहीं। वेरिएबल ये तीन चीज़ें ए के डी, इनकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है। एप्सिलॉन नॉट तो फिक्स कांस्टेंट। आए समझ में, ले लीजिए आप लोग भी स्क्रीनशॉट और आप परचेस कर सकते हैं हमारे नोट्स, ताकि आप पढ़ सकें बेहतर तरीके से, है ना। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 22, है ना। समझना ये भी यही है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बस इसमें एक हमने कंडीशन रख दी है ना। समझाते हैं क्या है। तो हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 की, है ना। 21 है ना, 21 ही है ना, 21 ही, ठीक है। यहाँ पर हम बात करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट
प्लेट कैपेसिटर when it is filled partially with डाइलेक्ट्रिक मीडियम, विद डाइलेक्ट्रिक कुछ भी है ना। क्या है कि इस बार हमने कैपेसिटर तो लिया है पर उसके बीच में हमने एक छोटी सी जगह में क्या रख दिया, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम। डाइलेक्ट्रिक मीडियम समझते हो, कागज़ हो सकता है, मोम हो सकता है, लकड़ी हो सकती, जिसमें करंट फ्लो ना करे बट चार्ज उस पर टिक सके, ऐसी सारी। तो हम बना लेते हैं यहाँ पर। वही हमने 2 प्लेट लिए इस बार भी। दिस इज एक्स प्लेट एंड दैट इज वाई प्लेट। दोनों बढ़िया मेटेलिक प्लेट्स हैं। ठीक है, इनके बीच में हमने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया। अच्छा, ये कितना सेपरेशन से, तो वो डी सेपरेशन से ही रखी हुई, डी दूरी पर। इनके बीच में हमने क्या रख दिया है, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया है, ये है ना। और ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है इसकी भी कुछ ना कुछ थिकनेस होगी, तो इसकी थिकनेस हमने बोल दी है टी है, कि टी मोटाई का है भैया, है ना। टी मोटाई का हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख दिया है यहाँ पर, है ना। ठीक है ना। तो हमने एक डी यहाँ पर मोटाई का क्या रख दिया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख दिया, है ना। अब हम क्या, इस प्लेट को एक्स नाम दिया, इस प्लेट को वाई। दोनों प्लेट का एरिया हमने बोल दिया ए ही है, और दोनों की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी वो हमने सिग्मा कंसीडर कर ली, है ना। अब इस एक्स प्लेट को हम क्या कर रहे हैं, वही अमाउंट ऑफ चार्ज दे रहे हैं प्लस क्यू। तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और इलेक्ट्रिक इंडक्शन के कारण इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो एयर में जनरेट होगी, तो एयर की इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जहाँ पर खाली जगह है, इसमें ये खाली जगह है ना, इस खाली जगह में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी वो हमने बोल दी ई ए। और जो इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, जिसको हमने नाम दे दिया ई एम, है ना। मीडियम में जनरेट हो रही है इसमें, है ना। तो वही सारी हम बात करने वाले, यही सारी चीज़ हमने वहाँ लिखी हुई है, सब पंचायत उसमें लिखी हुई है जो भी हमने बोला, है ना। तो हम यहीं पर सॉल्व करते हैं इसे। लेट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड in air एंड डाइलेक्ट्रिक मीडियम, जो भी लिया मीडियम आर ई ए एंड ई एम। हमने मान लिए भाई कि जो हमारा डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसमें एयर में जो इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो ई ए है, और जो जहाँ पर वो मीडियम रखा हुआ हमारा, जो यहाँ पर टी थिकनेस का जो हमारा डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या बोल दी, ई। दोनों का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं। देन ई ए इक्वल टू क्या हो सकता है, तो अभी हमने देखा था 2 प्लेट के बीच में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना, दोनों के बीच में आई थी जो। तो ये तो ई ए हो गया हमारा। ई एम की वैल्यू भी लिख सकते हैं, एंड ई एम। तो ई एम में कुछ अंतर नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी सी होगी, बस इसके साथ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लग जाएगा के, जो इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, वेयर के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। लिख सकते हैं क्या है, ये एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है मीडियम का, ऑफ मीडियम, जो भी हमने यूज़ किया है ना। ठीक है। अच्छा, डायग्राम में हम एक चीज़ ये रहता है, आसपास से शोर होता है ना, तो पूरा इसे हम क्या करेंगे, अर्थ करना भूल गया, तो इधर का पॉजिटिव चार्ज सारा उसमें चला जाएगा, है ना। तो हमने क्या बोल दिया भाई, एयर जहाँ जितनी जगह में एयर है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी, और जहाँ पर हमारा डाइलेक्ट्रिक मीडियम है वहाँ कितनी हो जाएगी, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन। सिंपली हमने के का मल्टीप्लाई करवा दिया एप्सिलॉन नॉट में, और कुछ नहीं किया, है ना। अब हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की। दोनों जगह एयर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और डाइलेक्ट्रिक मीडियम के दोनों जो दीवारें हैं, दोनों जो उसकी वॉल्स हैं, उसके बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो फिर लिख देंगे लेट दी पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ
एयर एंड मीडियम आर, एयर वाले को VA बोल देते हैं, एंड जो मीडियम है उसका पोटेंशियल डिफरेंस VM बोल देते हैं, आर रेस्पेक्टिवली, है ना, लिख देना रेस्पेक्टिवली। अब यहाँ पर हम VA की वैल्यू निकालें तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का जो रिलेशन होता है E = V/D, याद आया ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट इससे पहले हमने यूज़ किया था, E = V/D। लेकिन हम यहाँ किसके लिए बात कर रहे हैं, एयर के लिए बात करेंगे, इसलिए E के साथ भी क्या लगा देंगे A, और V के साथ भी क्या लगा देंगे A। अब यहाँ पर देखो एयर कितनी सी जगह में, तो भाई D तो कुल जगह है, लेकिन उस D में कितनी जगह में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, T जगह में, तो एयर कितनी सी जगह में बचेगी बेचारी, D - T। भाई एयर कितनी जगह में, D तो टोटल जगह, उस D में से T विड्थ को इस मीडियम ने घेर लिया, तो एयर कितनी जगह में बचेगी, D - T। तो यहाँ D की जगह क्या आ जाएगा, किस कंडीशन में, जब हम एयर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम VA का मान निकालें तो VA की वैल्यू क्या आ जाएगी, VA की वैल्यू आ जाएगी D - T का इधर मल्टीप्लाई कर दो, D - T, और ये आ जाएगा EA। आई इतनी बात समझ में, इसे बोल देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। अब उसी तरह एयर के लिए बात करें हम, फॉर मीडियम, माध्यम के लिए बात करें, एयर के लिए तो कर ली हमने, तो ये हो जाएगा EM बराबर हो जाएगा ऊपर VM। अब यहाँ पर हमारा मीडियम कितनी सी जगह में, फिक्स T जगह में, तो कितना आ जाएगा, केवल T आ जाएगा, है ना। यहाँ से हम VM की वैल्यू निकालेंगे तो VM बराबर T का इधर मल्टीप्लाई कर दो तो TEM। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम नेट पोटेंशियल की बात करते हैं, नेट पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स, नेट पोटेंशियल बिटवीन दी दोनों प्लेटों के बीच में कुल विभव, है ना, उसे हम डिनोट कर देते हैं V से। तो V किसके बराबर होगा, तो सिंपल सी बात है, VA + VM के बराबर होगा, है ना, यही होगा ना, VA + VM के बराबर ही होगा। ठीक है, रख देते हैं हमारी वैल्यूज़ को, VA की और VM दोनों की वैल्यूज़ है, बाय इक्वेशन 1 और 2, बाय इक्वेशन 1 और 2, समीकरण 1 व 2 से VA और VM के मान रखने पर। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर, V तो हमने टोटल माना है, VA का मान क्या है हमारे पास, D - T, और बाहर आ जाएगा EA, और प्लस VM का मान क्या है, तो TEM। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, है ना। अब हम चाहें तो यहाँ EA और EM की वैल्यूज़ रख सकते हैं, हमारे पास EA की वैल्यू भी है और EM की वैल्यू भी हमने यहीं रख दी ना, हाँ यहीं रख दी, कोई दिक्कत नहीं। तो EA और EM की वैल्यूज़ रख दें वहाँ, पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ EA एंड EM, है ना। तो ये हो जाएगा V = D - T, EA की वैल्यू क्या है, σ/ε0, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, σ/ε0 प्लस T। EM की वैल्यू क्या है, तो EM की वैल्यू σ/K/ε0, तो इसकी जगह आ जाएगा σ/K/ε0। तो हमारी ये नेट पोटेंशियल आ गया। आया इतना समझ में, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो आप लोग भी स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इधर का रफ करूँगा क्योंकि, है ना। चलिए अब यहाँ पर देखिए, हमें फाइंड आउट क्या करना है, कैपेसिटेंस, है ना। सो बोलेंगे, सो नाउ कैपेसिटेंस ऑफ दी कैपेसिटर, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, है ना, मतलब जो हमने यहाँ वो लिया है, क्या बोलते हैं अपन इसे, संधारित्र की धारिता, हिंदी में संधारित्र बोलते हैं ना। तो C = होता है Q/
वी की वैल्यू है हमारे पास, फॉर्मूला होता है डायरेक्ट सी अपन, जितना आवेश दिया और जितना पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ उसे देने से, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी का मान रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी, ये क्या हो जाएगा, C इक्वल टू क्यू अपॉन, नीचे आ जाएगा सिग्मा, लिख दो वैसा का वैसे ही, डी माइनस टी सिग्मा अपॉन एप्साइलन नोट प्लस टी इंटू सिग्मा अपॉन एप्साइलन नोट, हाँ के एप्साइलन नोट, सॉरी के, है ना। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसे हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो होता है सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। यहाँ से Q का मान निकाल लो, सो Q बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू ए, हो जाएगा सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए होता है, Q का मान निकाल लो, ये Q का मान यहाँ रख दो, तो ऊपर हो जाएगा Q की जगह सिग्मा ए। अब नीचे से ध्यान दो तो हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, सिग्मा अपॉन एप्साइलन नोट कॉमन निकाल सकते हैं इन दोनों में से, देखो सिग्मा अपॉन एप्साइलन, तो अंदर तो बच गया यहाँ से d माइनस टी प्लस का साइन, यहाँ से बच गया t ऊपर और नीचे बच गया k, सिग्मा से एप्साइलन नोट पलट के ऊपर जाएगा तो फाइनली आपको फॉर्मूला मिल जाएगा a एप्साइलन नोट नीचे d माइनस टी प्लस t अपॉन k, एंड दिस इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन पार्शियली फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, है ना, ये k है, ये k है, और यूनिट हो जाएगी फेरट, ये आपका फाइनल फॉर्मूला है। एक बार इसे देख लो आप लोग, आप भी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं वो देखते हैं, है ना। हमारा फाइनल फॉर्मूला ये आया है, इसे ऊपर लिख देता हूँ मैं, क्या है, C इक्वल टू ए एप्साइलन नोट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, है ना। बाकी सब मैं रफ कर देता हूँ अभी, है ना। स्पेशल केस 1, ठीक है, स्पेशल केस है, या कंडीशन बोल दो, कुछ भी बोल दो। फर्स्ट हम बोल रहा है कि भाई इसके अंदर जो ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम है ये पूरी तरह फील्ड हो, मतलब बीच में कहीं एयर ना हो, है ना। तो फुली फील्ड, पहली कंडीशन में ये बोल रहा है ना, इफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज कंप्लीटली फील्ड, कंप्लीटली फील्ड। अब भाई कंप्लीटली फील्ड हो जाएगा मतलब ये T किसके बराबर हो जाएगा, D के बराबर, भाई ये कंप्लीटली फील्ड हो जाएगा मतलब D के बराबर T हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, D इक्वल टू T, तो जहाँ जहाँ भी हमारे इक्वेशन में T है वहाँ क्या रख सकता हूँ, D रख सकता हूँ। तो देखो इसे कुछ भी नाम दे दो, बाय इक्वेशन 3 दे दो, है ना, बाय इक्वेशन 3। तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ए एप्साइलन नोट अपॉन में D माइनस, जहाँ भी T है वहाँ D रख रहा है, D माइनस D प्लस D अपॉन के, D से D कैंसिल, C इक्वल टू के ऊपर पहुँच जाएगा तो हो जाएगा ए एप्साइलन नोट के अपॉन D। और आपने अभी अगर हमारा लास्ट फॉर्मूला देखा हो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, हमने कंडीशन लगाई थी अगर कोई सा डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्रेजेंस हो, तो सेम फॉर्मूला आ रहा था, सेम फॉर्मूला है इससे पहले वाले का, है ना, ठीक है ना। अब हम दूसरी कंडीशन इसमें लेकर चलते हैं, केस सेकंड, कि भाई हमने इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम की जगह एक मेटेलिक प्लेट रख दी है, कंप्लीटली फील्ड है, क्या रख दी है, इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम की जगह एक मेटेलिक प्लेट रख दी है जो पूरी तरह फिक्स है। इसमें क्या रख दिया हमने, मेटेलिक प्लेट, मतलब धातु का कोई एक टुकड़ा रख दिया, है ना। अब धातु का टुकड़ा रख दिया तो फिर कंप्लीटली फील्ड विथ, कंप्लीटली फील्ड विथ मेटेलिक प्लेट, मेटेलिक प्लेट। अच्छा, जो मेटल्स होती हैं उनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्फिनिटी होता है, लिखवाया हमने, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल इज इनफाइनाइट, ये ध्यान रखना, फर्स्ट चैप्टर में लिखवाया, ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि धातुओं का परावैद्युतांक कितना होता है, तो अनंत होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल्स आर इज इनफाइनाइट, है ना। तो पहली बात तो के की जगह कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट,
अरे इधर देख लो, बाद में भी समझ में आ जाएगा। k इक्वल टू क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट, और पूरी तरह भर रहे हैं इसलिए d इक्वल टू फिर से क्या हो जाएगा भाई, कंप्लीटली कर रहे हैं इसमें फील्ड, तो t किसके बराबर हो जाएगा, फिर से दो चीज़ें, एक तो कंप्लीटली भर रहा है और दूसरा क्या कर रहा है, मेटेलिक प्लेट है, तो मेटेलिक प्लेट के कारण तो k इनफाइनाइट हो जाएगा, और पूरी तरह उसमें कंप्लीटली फिल्ड कर रहा है इसलिए d इक्वल टू फिर से t हो जाएगा। फिर देखो इक्वेशन 3 से, बाय इक्वेशन 3, ठीक है, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा, a ऐसा का ऐसा, एप्सिलॉन नॉट भी ऐसा का ऐसा, d ऐसा ही, t की जगह d रख देंगे प्लस फिर d रख देंगे और k की जगह इनफाइनाइट रख देंगे, ठीक है। और होता क्या है, सो एप्सिलॉन नॉट अपॉन d से d कैंसिल, तो यहाँ 0 बचा, प्लस किसी भी चीज़ में इनफाइनाइट से डिवाइड दोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और फाइनली a एप्सिलॉन नॉट अपॉन 0 को 0 में जोड़ोगे 0, और जब भी 0 से किसी भी चीज़ में डिवाइड करोगे तो वो अनडिफाइंड होता है, अनंत हो जाता है, इन्फिनिटी आ जाए, मतलब कैपेसिटेंस भी क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। और कैपेसिटेंस किसका अनंत होता है, तो कैपेसिटेंस मेटल्स का इनफाइनाइट होता है, लिखा है हमने कैपेसिटेंस ऑफ मेटल इज इनफाइनाइट, कि भाई किसी भी धातु का जो कैपेसिटेंस होता है वो, तो इस कंडीशन में जो हमारा कैपेसिटर है तो हम लिख देंगे कि भाई हम जानते हैं कैपेसिटेंस किसका इनफाइनाइट होता है, मेटल्स का, तो हमारा जो ये कैपेसिटर होगा वो कैसा बिहेव करेगा, तो इस कंडीशन में ये बिहेव करने लग जाएगा, बिहेव लाइक आ मेटेलिक कंडक्टर, एक मेटेलिक कंडक्टर की तरह ये बिहेव करेगा। तो देखो ये लाइन हमने लिखी हुई है हमारे नोट्स में, सबसे लास्ट में लिख दी एक्चुअल में मैंने गलती से। सो इट इज़ क्लियर दैट इफ वी प्लेस द मेटेलिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स देन इट्स कैपेसिटी बिकम्स इनफाइनाइट, हेंस द कैपेसिटर बिहेव लाइक अ कंडक्टर, है ना। तो सेकंड कंडीशन थी। अब थर्ड कंडीशन में हम बोल रहे हैं भाई कि कोई मीडियम ही नहीं है, कोई मीडियम ही नहीं रखा हमने थर्ड कंडीशन में, नोट आ डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्रेजेंट बिटवीन द प्लेट्स, कोई मीडियम प्रेजेंट नहीं। अब मीडियम प्रेजेंट नहीं मतलब जो टी थिकनेस है ये है ही नहीं, इट मीन्स टी इक्वल टू 0, अगेन बाय इक्वेशन 3, जहाँ जहाँ टी है वहाँ क्या रख देंगे हम, 0 पुट कर देंगे, तो देखना c इक्वल टू क्या हो जाएगा, a एप्सिलॉन नॉट ऊपर, नीचे d माइनस 0 प्लस 0 अपॉन k, भाई जहाँ जहाँ t था वहाँ क्या रख दिया, 0 रख दिया, तो c इक्वल टू क्या आ जाएगा, a एप्सिलॉन नॉट, नीचे बचेगा केवल d, क्योंकि 0 भी हट जाएगा और 0 में किसी से भाग दिया जाता है तो 0 ही हो जाता है वो। तो ये आप लोगों को ध्यान हो, तो यही हमने पिछली बार कैपेसिटर के लिए फाइंड आउट किया था जब कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं होता, यही तो फॉर्मूला आता है, c इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट। हाँ ये भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही, बस ये हमने एक मीडियम रख दिया, ये हमने अलग अलग कंडीशन निकाल के बता दिया कि हमारा फॉर्मूला सही आ रहा है, ठीक है। तो कंडीशंस थी, आए समझ में, है ना। यूट्यूब वालों आप लोग भी स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आज की क्लास को हम यहीं एंड करते हैं। बाकी आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जैसा भी आपका एक्सपीरियंस रहा प्लीज़ डू कमेंट्स, और अगर आप हमारे नोट्स परचेज़ करना चाहते हैं तो आप हमें नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मैं गॉड ब्लेस यू, भारत माता की जय, वंदे मातरम।